हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं मयंक शर्मा। जैसे कि हम क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और हमारे कुछ क्लासेस कवर कर चुके थे हम। 5 से 6 क्लासेज हमारी इस चैप्टर के ऊपर हो चुकी हैं। और लास्ट वीडियो लेक्चर्स में जो हम पढ़ रहे थे वो कूलाम बल के बारे में पढ़ रहे थे। उससे पहले भी हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे। कूलाम बल जो था इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक था, उस पर न्यूमेरिकल आने की भी संभावना रहती है और उसके जो प्रिंसिपल है, थ्योरी है, मतलब वो भी उसकी पूछी जाती है। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं वो रहेगा हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कि आखिरकार अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है। बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट है, छोटा सा एक सिद्धांत है, तो कई बार एक या दो क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है और कई बार नहीं भी पूछा जाता। मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कूलम्ब बल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम जो इस चैप्टर का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है विद्युत क्षेत्र, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि हम चैप्टर जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इजी से टॉपिक हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। कि क्लास 11th में जब आप फिजिक्स पढ़ के आए हैं तो आपको थोड़ी बहुत ये नॉलेज होगी कि हमें फिजिक्स याद कैसे करनी है, पढ़नी कैसे है, और आप उस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो चुके हो। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अध्यारोपण का सिद्धांत। और थोड़ी सी हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आखिरकार अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है। आप देखिए, नॉर्मली ऐसे बात कर सकते हैं कि जैसे आप क्लास में किसी एक आपकी क्लास में भी एक कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा या फिर एक ऐसा बच्चा होगा बिल्कुल सीधा साधा बच्चा होगा, तो और सभी बच्चे उसको टीज करते हैं। टीज का मतलब उसे परेशान करते हैं, कोई उसके साथ हंसी मजाक कर देता है, कोई उसे खेलते हैं तो मतलब उसे चढ़ा देते हैं। ठीक है, या फिर एक होशियार बच्चा होता है, उससे सारे बच्चे गिरे हुए रहते हैं कि कोई इससे कॉपी मांग रहा है, कोई पेन मांग रहा है, कोई से क्वेश्चन समझ रहा है, कोई उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे उसको एंगेज रखते हैं। ऐसे क्या होता है कि एक सिस्टम, एक निकाय में क्या होता है, बहुत सारे आवेश होते हैं, चार्ज होते हैं, और वो किसी एक आवेश पर, ठीक है, कोई ना कोई बल लगाते हैं। अब हम जो इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है, हम एक परीक्षण आवेश मान के चलते हैं। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज। ठीक है, और उसको हम क्या लिखेंगे, क्यू नॉट। तो एक निकाय में हम क्या करते हैं, एक चार्ज रखते हैं क्यू नॉट। ये हमारा कौन सा है, परीक्षण आवेश। अब मान के चलिए यहाँ एक आवेश है Q1, यहाँ एक आवेश है Q2, यहाँ एक आवेश है Q3, यहाँ एक आवेश है Q4। बहुत सारे यहाँ आवेश रखे हुए हैं और मान के चलते हैं ऐसे आवेश Qn है, मतलब n का मतलब बहुत सारे आवेश है। अब देखिए Q1 इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ, मान के चलता हूँ कि ये सारे कैसे हैं, पॉजिटिव, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, F1 लगाएगा, ये इस पर लगाएगा, F2 लगाएगा, ये इस पर लगाएगा, F3 लगाएगा, इस क्यू नोट को बाद में लिख लूंगा, ये इस पर लगाएगा, F4 लगाएगा, और ये इस पर क्या लगाएगा, Fn लगाएगा। और ये जो चार्ज है अपना वो है क्यू नोट। सभी इस पर फोर्स लगाएंगे। अब देखो Q1 से मान लेता हूं मैं, इस Q नोट की दूरी R1 है, इससे R2 है, R3 है, R4 है, और इससे दूरी कितनी है, Rn है। मतलब एक सिस्टम है, एक निकाय है जिसमें एक पॉइंट चार्ज या हम बोले परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q नोट, और उसके चारों तरफ बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं। ये आवेश, इस पर देखो, या तो आवेश आवेश के बीच में दो तरह के फोर्स लग सकते हैं। अगर समान है तो रिपल्सन, और अगर वो असमान है प्रकृति के तो उन पर अट्रैक्शन लग सकता है। अब मैं मान के चलता हूँ कि सभी धन आवेश हैं, तो ये इस पर इधर की साइड फोर्स लगाएगा Q2, इस पर इधर Q3 नीचे की साइड, Q4 फिर इधर लगाएगा Q। ऐसे बहुत सारे आवेश हैं जो इस पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। इनसे दूरी R1 R2 है। अगर मैं इन सबका सदिश योग कर दूं, मतलब सबको जोड़ दूं, सबके वेक्टर फॉर्म को जोड़ दूं, सभी बलों को जोड़ दूं, तो इस पर जो टोटल बल आएगा Q नॉट पर, उसको ही हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब ये जो Q नॉट है, इस पर टोटल जो बल लगेगा, कुल जो बल लगेगा,
वो सभी बलों का सदिश योग होगा, उसको ही हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसमें हम लिखेंगे क्या कि माना कोई परीक्षण आवेश Q नोट है जिससे R1 दूरी पर Q1 आवेश, R2 दूरी पर Q2 आवेश, R3 दूरी पर Q3 आवेश एवं Rn दूरी पर Qn आवेश रखे हुए हैं, जिनके कारण Q नोट आवेश पर कोई बल कार्यरत होता है। अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से सभी मतलब Q नोट पर कुल बल सभी बलों का सदिश योग होता है। ठीक है, फिर एक हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो आइए हम इसकी थ्योरी देखते हैं बहुत अच्छे ढंग से। परीक्षण आवेश क्या मानना है, अब देखिए क्या लिखेंगे थ्योरी। हम थ्योरी बहुत आसान है, देखो क्या है, किसी निकाय में Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn आवेश हैं जिनकी Q नॉट, इसको हम लिख भी सकते हैं परीक्षण आवेश से दूरी क्रमशः R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rn है। अतः Q नॉट आवेश पर कुल बल सॉरी सॉरी अतः या ये भी लिख सकते हैं, अतः अध्यारोपण के सिद्धांत सिद्धांत से, अतः प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से Q नॉट आवेश पर कुल बल सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इतना सा इसका क्या है, प्रिंसिपल है। और इस प्रिंसिपल को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि F कुल इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन Fn वेक्टर। इसको लिख क्या सकते हैं, F टोटल इक्वल टू के Q1 Q नॉट अपॉन R1 स्क्वायर। अगर हम कैप लिखना चाहें तो R1 का कैप वेक्टर फॉर्म के Q2 Q नॉट R2 स्क्वायर R2 का कैप प्लस के Q3 Q नॉट अपॉन R3 का स्क्वायर R3 कैप एंड सो ऑन। बात करें के Qn Q नॉट अपॉन Rn का स्क्वायर Rn का कैप। बात करें F टोटल को हम एक ही फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि सिग्मा के, एक तो Q नॉट तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, Qi अगर यहाँ बने तो यहाँ तो Ri का स्क्वायर और Ri का कैप, और यहाँ I की वैल्यू लिख देंगे 1 से n तक। इसका मतलब ये देखो 1 2 3 4 I की वैल्यू क्या है, n तक है। अगर मैं 1 रखूंगा तो ये वाली टर्म, 2 रखूंगा तो ये वाली टर्म आ जाएगी, 3 रखूंगा तो ये वाली, ऐसे में अगर n तक रखूँ तो ये सारी टर्म आ जाएंगी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जिससे मैं इसे एक ही फॉर्म में डिनोट कर दूंगा। क्या है कि Q नॉट तो रहेगा ही, Ri R1 का कैप R1, ये मेरी वेक्टर फॉर्म भी है।
यही क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। बहुत ही इजी सा सरल सा टॉपिक है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है क्या है कि जितने भी जो चार्ज होते हैं सराउंडिंग में, उनके वजह से जो पॉइंट चार्ज पर या फिर बोले परीक्षण टेस्टिंग चार्ज पर जो फोर्स लगता है, उन सबका वेक्टर सम क्या होता है, अध्यारोपण के सिद्धांत को बताता है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ये इसका छोटा सा डायग्राम है, इसको ही हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। सिंपली ये कई बार पेपर में 1 या 2 नंबर में पूछ लिया भी जाता है, पर इसके चांसेस कम होते हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें काफी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं जिनको पूछने की संभावना ज्यादा है। जैसे कूलम्ब फोर्स हमने आपको कल ही बताया था, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मेरे साथ लिख भी सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं भी बोर्ड पर लिखता हूँ तो इतना समय आपको मिलता है कि आप साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं, इसीलिए मैं बोर्ड पर लिखता हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक इस चैप्टर का रहने वाला है, वो रहने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, बोले तो विद्युत क्षेत्र। EF से भी इसको हम डिनोट करते हैं। अब विद्युत क्षेत्र होता क्या है, आप देखिए मैंने बताया था आप इस चैप्टर को एक चुंबक की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे एक ये चुंबक रखी हुई है मैग्नेट, इस पर N और S, या फिर आप N और S भी छोड़िए, चुंबक रखी हुई है। अब इसके पास आप यहाँ एक लोहे का टुकड़ा रखते हैं, एक यहाँ लोहे का टुकड़ा रखते हैं, एक यहाँ लोहे का टुकड़ा रखते हैं, एक यहाँ, और एक छोटा सा टुकड़ा आप यहाँ रख देते हैं। अब होता क्या है, ये इन लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि देखो यहाँ एन और यहाँ एन हुआ तो प्रतिकर्षित, या फिर इन्हें प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। कहने का मतलब इस पर कोई ना कोई फोर्स तो लगेगा इन पर लोहे के टुकड़ों पर, लेकिन ये इससे दूर है तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। कहने का मतलब ये एक चुंबक है, या मैं मैग्नेट लिख देता हूं, इस पर ये लोहे के टुकड़े हैं, ये इसके सराउंडिंग में रखे हुए हैं, इन पर कोई ना कोई फोर्स लगता है, लेकिन ये इससे थोड़ा ज्यादा दूर है तो इस पर फोर्स नहीं। ये आपने नॉर्मली बचपन में एग्जांपल देखा भी होगा कि चुंबक के हम पास ले जाते हैं तब वो अपनी तरफ वस्तुओं को आकर्षित करती है, थोड़ा दूर ले जाते हैं तो उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कहने का मतलब कोई ना कोई निश्चित एरिया होगा जिसमें ही ये वस्तुओं को क्या करेगा, आकर्षित या प्रतिकर्षित करे। मान के चलिए ये इसका एरिया है जिसके अंदर ही ये लोहे की जो वस्तु है उनको क्या करता है, आकर्षित करता है या करता है प्रतिकर्षित। तो ये इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक क्षेत्र बोल सकता हूँ, और ये चुंबक है इसके लिए ये क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। और इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं किसकी, आवेश की, और आवेश किसके लिए जरूरी होते हैं, विद्युत के लिए। तो इसके चारों तरफ के क्षेत्र को जो आवेश के कारण जनरेट हो रहा है इसको क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। चूंकि ये वस्तु जो है वो देखो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है इसलिए इस पर कोई बल नहीं लगेगा, ऐसे ही जब विद्युत क्षेत्र से बाहर कोई आवेश होगा तो उस पर भी कोई बल नहीं लगेगा। अब कहने का मतलब इन चुंबकीय क्षेत्र को मैं हटा देता हूं और हमारे अकॉर्डिंग टू चैप्टर की बात कर लेता हूं कि ये मान के चलिए कोई आवेश है और ये कोई परीक्षण आवेश है Q0, और ये अगर विद्युत क्षेत्र में इसके क्षेत्र में आते हैं तो एक बल को अनुभव करते हैं, और इस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इससे बाहर वाले जो आवेश होते हैं उन पर कोई भी बल कार्यरत नहीं होता, इसलिए ये विद्युत क्षेत्र से बाहर होते हैं। अब आप बात करेंगे कि सर परीक्षण आवेश होता क्या है। परीक्षण आवेश ऐसा होता है, आप मान सकते हैं ये एक बिंदु आवेश होता है। बिंदु आवेश का मतलब ऐसा आवेश जो बहुत ही छोटा होता है सामने वाले आवेश की तुलना में, ना तो ये इस पर कोई बल लगाएगा, ना प्रतिकर्षित करेगा, ना कर्षित। जैसे मान के चलिए कि ये पृथ्वी है और आप सोचें कि मैं पृथ्वी को धकेल दूं या उस पर बल लगा दूं, चलो ये तो एग्जांपल आप नहीं सपोज कर सकते। ऐसे मान के चलिए कोई ट्रक है, ठीक है,
और सामने कोई बच्चों वाली साइकिल है, तो दोनों में कितना अंतर हो गया, बहुत बड़ा अंतर हो गया। तो साइकिल कभी भी ट्रक को धक्का नहीं मार सकती, ना उसे खींच सकती है, लेकिन ट्रक उसको खींच सकता है या धक्का भी लगा सकता है। ऐसे ही हाथी और चींटी का एग्जांपल भी हम दे सकते हैं। तो इन दोनों में कितना अंतर है। ऐसे ही जो चींटी है वो मान के चलो परीक्षण आवेश है, हाथी है वो बीच वाला आवेश। तो परीक्षण आवेश कभी भी किसी भी आवेश पर कोई बल नहीं लगाता है, इसीलिए उसको हम टेस्टिंग चार्ज या परीक्षण आवेश कहते हैं। केवल उस पर ही बल लग सकता है। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं कि किसी स्थिर आवेश के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह बल का अनुभव करता है। अब चाहे वो बल कैसा हो सकता है, आकर्षण बल हो सकता है, प्रति उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया कि ये आवेश है, ये अपने आसपास के जितने भी चार्ज होंगे उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा तो हमें पता चल जाएगा विपरीत प्रकृति के ही, और प्रतिकर्षित करेगा तो समान प्रकृति। लेकिन वो एक निश्चित रीजन में ही कर सकता है, निश्चित क्षेत्र में ही कर सकता है। ऐसे नहीं कि उस क्षेत्र से बाहर भी कोई आवेश रखा हुआ है तो उसको भी वो आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह बल का अनुभव करता है। अब वो बल कैसा भी हो सकता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और क्या लिख सकते हैं, यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र से बाहर स्थित है तो उस आवेश पर बल का मान शून्य होगा, उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि मान के चलिए कोई एक स्थिर आवेश है, जैसे स्थिर आवेश है, ये अपनी चारों तरफ एक रीजन क्रिएट करता है जिसमें अगर हम किसी अन्य चार्ज को लाएंगे तो वो उसकी तरफ या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, मतलब बल का अनुभव करता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, उसका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर इससे बाहर कोई विद्युत क्षेत्र से बाहर कोई आवेश उपस्थित है तो उस पर वो कोई भी बल का अनुभव नहीं करेगा, बोले तो उस पर कोई भी बल कार्यरत नहीं होगा। इसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब जो हमें एक सूत्र जो देखना है वो देखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जो आगे हमारे काम में आने वाला है। जैसे कि हमने कूलाम बल देखा, एक फॉर्मूला हो गया, ऐसे ही विद्युत क्षेत्र का भी एक फॉर्मूला हम देखेंगे। इसको हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कई बार पेपर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाता है, उसका फॉर्मूला पूछा जाता है। तो बात एक ये, आप उसी फॉर्मूले को याद रखें, ये सिर्फ एक डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ये आपको समझ में आएगी नहीं आएगी, देखो छोटी छोटी डेफिनेशन है इसलिए उनको मैं जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये ऐसी चीज नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, तो ऐसी घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता होती क्या है, तीव्रता का आप ऐसे मतलब समझ सकते हैं कि ये कोई एक रीजन है,
जिसमें विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कोई आवेश है Q नॉट पर एक्शन। अब इस पर कितनी तीव्रता से कोई बल कार्यरत करता है, वही क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि देखो यहाँ कोई आवेश रखा हुआ है 2 कूलम, ये इस पर 2 कूलम के हिसाब से बल लगेगा। अब मैं 5 कूलम रख दूँ तो 5 कूलम की, यहाँ मैं 50 कूलम रख दूँ तो ये 50 कूलम, मतलब जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा तो इस पर बल और बढ़ेगा। या बात करें मैग्नेट की, या छोटी मैग्नेट फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर और बड़ी रख देंगे तो आसपास के जो लोहे के कण होंगे उन्हें उतनी ही तेजी से खींचती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी कि एकांक आवेश पर, क्योंकि परीक्षण आवेश क्या है, एकांक ही तो है, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसको हम E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, एकांक क्षेत्र को एकांक आवेश, ये क्या हो गया बल, ये भी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा वेक्टर, और इसको हम लिमिट क्या लगा देते हैं Q टेंस टू 0। लिमिट Q टेंस टू 0 का मतलब क्या है, जो अपना ये Q नॉट आवेश है ये बहुत ही कैसा है, सूक्ष्म आवेश है, मतलब बहुत ही छोटा आवेश है, और इसको हम बोलते क्या है, परीक्षण आवेश। ठीक है, F आपको पता है ये क्या होता है, बल। ठीक है, या कूलॉम बल भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आई या नहीं आई बात समझ में, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसके हम यूनिट एंड डायमेंशन की भी बात कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम आगे भी ड्राइव कर सकते हैं। कैसे कि एफ की वैल्यू रख देंगे तब क्या फॉर्मूला आएगा। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि यूनिट और डायमेंशन। बात करें यूनिट की तो इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए इसको अगर मैं सिंपली फॉर्मूले में लिखना चाहूँ E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि यहाँ वेक्टर की जरूरत नहीं है यूनिट निकालने में, तो E की क्या होगी, देखिए यूनिट F को हम किस में लिखते हैं, न्यूटन में, और Q को क्या इसमें लिखते हैं, कूलम में। तो इसका जो मात्रा का यूनिट हो गई, एक तो हो गई न्यूटन पर कूलम या फिर न्यूटन कूलम इनवर्स। एक और यूनिट होती है इसकी, वो क्या होती है अगले चैप्टर में आपको पता चल जाएगा। जैसे कि वोल्ट आपने सुना होगा, ठीक है, और वोल्ट होती क्या है, वोल्ट क्या होती है, जूल पर कूलम। यही मतलब क्या है, जूल पर कूलम, और जूल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है, ये आपको मैं सिंपल ही बता रहा हूँ। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, देखो ऊपर नीचे अगर हम एन मल्टीप्लाई एम अपॉन सी मल्टीप्लाई एम, तो न्यूटन मीटर पर इसको क्या लिख सकते हैं, वोल्ट, ये वोल्ट के बराबर होती है। आपको अगले उसमें समझ में आ जाएगा, वैसे अगर इसमें समझ में नहीं आती है यूनिट तो ये अगले में समझ में आ जाएगी कि वोल्ट कैसे होती है। तो वो जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर पर कूलम को भी लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा V बटे एम, वोल्ट पर मीटर, या फिर वोल्ट पर मीटर इनवर्स। ये भी इसकी क्या होती है, एक यूनिट होती है। अब बात करें इसके डायमेंशन की, इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो देखिए फोर्स की क्या होगी, m1 l1 t माइनस टू अपॉन कूलम की क्या होगी, a1 t1। ऊपर जाएंगे तो देखिए m1 l1 t माइनस टू, ऊपर जाएगी तो माइनस के एक, और a ऊपर जाएगी तो माइनस का एक, तो क्या आएगा m1 l1 t माइनस थ्री और a माइनस वन। ये क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायमेंशन होती है, और ये क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स, या फिर हम इसको वोल्ट पर मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं।
ये आपको अगले चैप्टर में समझ में आ जाएगी। और कई बार क्या है कि ये यूनिट मिल जाती है और हम सोचते हैं कि ये किसकी यूनिट है, तो हमें पता होना चाहिए वोल्ट पर मीटर भी क्या होती है, एक विद्युत क्षेत्र की यूनिट होती है। ठीक है, ये बात हुई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। इसके फॉर्मूले को आगे भी हम ड्राइव करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि कूलाम फोर्स हम पढ़ के आए हैं और यहाँ जो बल है वो कूलाम फोर्स ही है, तो हम एफ की वैल्यू रखेंगे तो ई का एक नया फॉर्मूला जनरेट होगा, उसको भी आगे हम अब यहाँ से आगे क्या है डेरिवेशन चलेंगे, तो उनमें भी आगे हम इसको काम में लेंगे। आगे के टॉपिक की बात नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 हमने छोटे छोटे से टॉपिक कवर किए। काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की मैंने, और शायद आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखें। इससे आगे जो चैप्टर रहेगा वो थोड़ा सा इससे टफ पार्ट रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं मानते उसको, लेकिन क्या है कि आगे जो डेरिवेशन स्टार्ट होंगे वो इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे होंगे। जैसे कि देखो, आपने देखा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, कूलाम वाला। अब जिनको कूलाम वाला फोर्स याद नहीं है तो वो उस फॉर्मूले को कैसे बनाएंगे, तो ऐसे ही ये क्या है, एक के ऊपर एक डिपेंड रहने वाले। अब आगे हम जब इसके डेरिवेशन देखेंगे तो उनमें ये फॉर्मूला भी काम आएगा, हो सकता है कि आगे वाले फॉर्मूले भी काम आए। अभी हम ये देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉजिटिव के लिए कैसी होती है, नेगेटिव के लिए कैसी होती है, पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ, नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ। ठीक है, वो हम आगे इसमें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी ये टॉपिक थोड़ा सा बेस तैयार हुआ है। आप अभी इसको इतना ही देखें, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम थोड़ा और आगे चलेंगे, तो बात करते हैं आगे वाले जो टॉपिक हैं उनकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।